It was a packed house at Chiba District Court in Japan Thursday. People had gathered to catch the wrap-up of one of the country's highest-profile criminal cases in recent years, the sentencing of Tatsuya Ichihashi for the killing of a young British woman 4 years ago. Lindsay Hawker's parents were in attendance, having flown out from England to watch the proceedings. The court ordered Ichihashi to spend life behind bars. 2007 टोक्यो। एक फॉरेन टीचर अपने स्टूडेंट से मिलने जाती है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसकी लाश एक बाथटब में मिट्टी के नीचे दबी हुई मिलती है। ये कोई ऑर्डिनरी मर्डर नहीं था, ये था तात्सुया इचिहाशी का प्लान मर्डर, जिसने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया। हे गाइस, वेलकम टू एक्स नोआर, लेट्स डाइव इनटू दिस केस। लिंडसी हॉकर एक यंग ब्रिटिश टीचर थी। लिंडसी का जन्म 30 दिसंबर 1984 इंग्लैंड में हुआ था। लिंडसी हॉकर अपने माँ बाप बिल और जूलिया हॉकर के साथ इंग्लैंड में रहती थी। उसकी 2 बहनें भी थीं और उन सब के बीच काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। लिंडसी ने अपनी स्कूलिंग किंग हेनरी द 8th स्कूल से की थी और 2006 में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। वो मास्टर्स भी करना चाहती थी, लेकिन लिंडसी को अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो थोड़ा ब्रेक लेगी। 1 साल का गैप जिसमें वो दुनिया को एक्सप्लोर कर सके। उसका प्लान था कि वो ट्रैवल करेगी, नए लोगों से मिलेगी, नए कल्चर को समझेगी और फिर वापस आके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेगी। लिंडसी को जापान हमेशा से पसंद था। वहाँ का कल्चर, फूड, नेचर, उसे लगता था कि जापान उसके लिए एक परफेक्ट जगह है लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। इसीलिए उसने वहाँ इंग्लिश टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया। अक्टूबर 2006 में उसने नोवा लैंग्वेज स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई किया और ज्वाइनिंग लेटर आते ही वो जापान के लिए रवाना हो गई। जापान पहुंचते ही लिंडसी ने टोक्यो से थोड़ी दूर एक शहर चीबा में शिफ्ट होने का डिसाइड किया। वहां उसके साथ 2 और लड़कियां भी थीं, दोनों उसी की तरह टीचर्स थीं। वो तीनों जल्द ही अच्छी दोस्त बन गई और मिलके जापान को एक्सप्लोर करने लगी। हर नए दिन के साथ लिंडसी को जापान और ज्यादा पसंद आने लगा। वहाँ का कल्चर, लोगों का नेचर, खाना, स्ट्रीट्स और हर छोटी बड़ी चीज उसके दिल के करीब हो गई थी। उसका मन वहाँ लगने लगा था। लेकिन जापान में रहकर भी लिंडसी अपने परिवार से पूरी तरह जुड़ा हुआ महसूस करती थी। वो हर दिन अपने माँ बाप से कॉल पे बात करती थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिससे वो रोज बात करती थी। वो हर छोटी बड़ी बात उससे शेयर करती थी। लिंडसी और उसके बॉयफ्रेंड ने सोचा था कि वो दोनों मिल के पैसे जोड़ेंगे और एक दिन पूरी दुनिया घूमेंगे, मजे करेंगे। लेकिन अफसोस, उनका ये सपना कभी पूरा ना हो सका। मार्च 2007 लिंडसी को जापान में आए हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे। एक शाम जब वो अपनी जॉब से घर वापस आ रही थी, तभी एक अजीब सा लड़का उसके पास आया और उसने कहा, मेरा नाम इचिहाशी तात्सुया है, तुम मेरी इंग्लिश टीचर हो। लेकिन लिंडसी को अपने सभी स्टूडेंट के चेहरे अच्छे से याद थे। उसने तुरंत कहा, नहीं, तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो। फिर उस लड़के ने दोबारा कहा, मेरी इंग्लिश काफी वीक है, क्या आप मुझे इंग्लिश सिखाओगी? लिंडसी ने उस लड़के को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से निकलने लगी। लेकिन उसने महसूस किया कि तात्सुया उसका पीछा कर रहा है। लिंडसी ने अपनी चाल तेज कर दी। वो सीधे साइकिल स्टैंड की तरफ बढ़ी। उसने जल्दी से अपनी साइकिल उठाई और घर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तात्सुया अब भी उसके पीछे था। जैसे जैसे लिंडसी की स्पीड बढ़ रही थी, वैसे वैसे तात्सुया भी उसकी तरफ भागने लगा। तात्सुया भागते हुए भी लिंडसी को आवाज देता रहा। लिंडसी अपने घर तक तो पहुंच गई, लेकिन अब वो थोड़ा डर चुकी थी क्योंकि अब तात्सुया ने उसका घर देख लिया था। लेकिन तात्सुया ने बिल्कुल कामली कहा, मैं भाग के आया हूँ, थोड़ा सा पानी मिल सकता है? लिंडसी हेजिटेंट थी, डर भी गई थी, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं इस आदमी को बुला लेती हूँ तो इसे पता चलेगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ 2 रूममेट्स भी रहती हैं और अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो कम से कम उन्हें इस आदमी का चेहरा तो याद रहेगा। और लिंडसी ने उसे अंदर आने दिया और जब तक लिंडसी पानी लेके आई तब तक तात्सुया ने उसकी एक ड्राइंग बना दी थी जिसपे उसका साइन और कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा था। और पानी पीते वक्त उसने फिर से रिक्वेस्ट करी कि लिंडसी उसे इंग्लिश सिखाए और कहा कि वो दोनों किसी पब्लिक प्लेस जैसे कैफे में मिल सकते हैं और वो उसे हर घंटे का $32 देगा। इतना बड़ा ऑफर था और सब कुछ पब्लिक में होने वाला था, तो लिंडसी ने सोचा क्या ही हो सकता है और हाँ कर दी। तात्सुया थैंक यू कहकर वहां से चला गया।
तात्सुया इचिहाशी का जन्म 5 जनवरी 1947 को जापान के एक गिफू नाम के शहर में हुआ था। वो एक अमीर फैमिली से था। उसकी माँ एक डेंटिस्ट थी और उसके पिता एक सक्सेसफुल मेडिकल डॉक्टर। तात्सुया काफी प्रिविलेज्ड लाइफ जी रहा था। वो चीबा एरिया के एक 3 BHK फ्लैट में रहता था, जबकि जापान में ज्यादातर लोग सिर्फ 1 या 2 BHK में रहते हैं। बिना जॉब के ये एक बड़ी बात थी। वो कोई काम नहीं करता था, बस हर महीने उसके माँ बाप उसे 700 से 800 डॉलर दिया करते थे। एक तरह से बोले तो वो उनके पैसों पर ही पल रहा था, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। 24 मार्च 2007 सैटरडे का दिन था। तात्सुया और लिंडसी ने एक लोकल कैफे में अपना पहला इंग्लिश सेशन रखा। CCTV फुटेज में दोनों क्लियरली दिखते हैं और ये वही फुटेज थी जिसमें लिंडसी को आखिरी बार देखा गया था। क्लास के दौरान सब ठीक लग रहा था, लेकिन सेशन के एंड में तात्सुया का बिहेवियर थोड़ा अजीब हो गया। पहले तो उसने बोला सेशन एक्सटेंड कर लो। जब लिंडसी ने मना किया तो उसने कहा, मैं पैसे घर भूल आया हूँ, अगर तुम मेरे साथ अपार्टमेंट चलोगी तो मैं तुरंत कैश दे दूंगा। उसने ये भी बोला कि उसका फ्लैट बस यहीं पास में ही है। लिंडसी थोड़ी हेजिटेंट थी, लेकिन फिर मान गई। दोनों ने टैक्सी ली और तात्सुया के अपार्टमेंट की तरफ निकल गए। लिंडसी को शाम और काफी काम करने थे, इसीलिए उसने टैक्सी ड्राइवर से बोला, सिर्फ 10 मिनट का काम है, प्लीज वेट करना। और वो तात्सुया के साथ उसके फ्लैट के अंदर चली गई। लेकिन 10 मिनट बीत गए और लिंडसी वापस नहीं आई। टैक्सी ड्राइवर ने थोड़ा इंतजार किया और फिर दूसरे पैसेंजर्स को लेने निकल गया। रात के 10 बज चुके थे। लिंडसी के रूममेट्स उसके इंतजार में थे, लेकिन जब काफी देर हो गई तब उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। 2 दिन निकल गए, लेकिन लिंडसी का कोई पता नहीं चला। इंग्लैंड में उसके पेरेंट्स भी बेचैन हो गए थे और जब मंडे को भी लिंडसी अपनी जॉब पर नहीं पहुंची तो नोवा लैंग्वेज स्कूल ने तुरंत उसके पेरेंट्स को कांटेक्ट किया और पुलिस के पास भी रिपोर्ट फाइल कर दी। इस रिपोर्ट के बाद फाइनली जापानीज पुलिस ने इस केस को सीरियसली लेना शुरू किया। सबसे पहले वो लिंडसी के अपार्टमेंट गए, जहां उन्होंने उसके रूममेट से पूछताछ की। रूममेट ने बताया कि लिंडसी के मिसिंग होने से 1 दिन पहले एक लड़का तात्सुया इचिहाशी उसके फ्लैट पर आया था और अगले दिन लिंडसी उसी लड़के को इंग्लिश सेशन देने गई थी एक कैफे में। तब से वो वापस नहीं आई। उन्होंने पुलिस को वो स्केच भी दिया जो तात्सुया ने खुद बनाया था, जिसमें उसका नाम, साइन और कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा था। पुलिस तुरंत उसी कैफे में पहुंची जहां लिंडसी तात्सुया से आखिरी बार मिलने गई थी। CCTV फुटेज ने सब कंफर्म कर दिया और एक नोटिस करने वाली चीज दिखाई दी। जब भी तात्सुया लिंडसी के पास आता, लिंडसी अपने कदम पीछे खींच लेती थी। शाम के करीब 5:30 बजे 2 पुलिस ऑफिसर्स तात्सुया के अपार्टमेंट गए। नॉक किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। अंदर अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई तो है। जब बैकअप आया, टोटल 9 ऑफिसर रेडी थे उसका दरवाजा तोड़ने के लिए। फिर तभी दरवाजा खुद ही खुल गया। तात्सुया ने खुद दरवाजा खोला और बिना चप्पल के पुलिस के बीच से भाग गया। 9 ऑफिसर्स होने के बावजूद कोई उसे पकड़ नहीं पाया। पुलिस ने जब उसके फ्लैट की तलाशी ली तो जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। तात्सुया ने बाथरूम का बाथटब निकालकर बालकनी में रखा था और उस बाथटब के अंदर मिट्टी में धसी हुई थी लिंडसी हॉकर की लाश। पूरा शरीर मिट्टी के नीचे, सिर्फ एक हाथ बाहर था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, कपड़े नहीं थे। उसकी बॉडी पर जख्मों के निशान थे। तात्सुया ने उसकी बॉडी को डीकम्पोज करने के लिए केमिकल भी डाला था और ऊपर से फूल लगा दिए थे। पुलिस को एक हॉरिफाइंग चीज देखने को मिली। तात्सुया ने लिंडसी का सर शेव कर दिया था विग बनाने के लिए। उसके फ्लैट से और भी विग्स मिली थी, जिससे ये समझ आया कि वो क्रॉस ड्रेसिंग करता था, मतलब लड़कियों जैसे कपड़े पहनना पसंद करता था। जल्दी ही पूरे जापान में हलचल मच गई। तात्सुया के वांटेड पोस्टर्स हर जगह चिपका दिए गए, न सिर्फ उसकी नॉर्मल तस्वीरें बल्कि विग पहनी हुई तस्वीरें भी, ताकि अगर वो अपनी शक्ल बदल के घूम रहा हो तो लोग पहचान सके। लेकिन 1 साल बीत गए, उसका कोई पता नहीं चला। लिंडसी के पेरेंट्स का सब्र अब टूटने लगा था। उन्होंने खुलकर जापानीज पुलिस से सवाल करना शुरू कर दिया। आखिर मेरी बेटी के कातिल का पता क्यों नहीं चल रहा? उनकी बेटी का खून हो गया था और किलर अभी भी जिंदा था। लिंडसी के माँ बाप खुद जापान आए। उन्होंने हार नहीं मानी। पोस्टर्स, इंटरव्यूज, हर पॉसिबल जगह वो लोग गए। लिंडसी के फादर ने तो
जापानीज अंडरवर्ल्ड यानी माफिया से भी मदद लेने की सोची। वहीं दूसरी तरफ तात्सुया पूरे जापान में इधर उधर भाग रहा था। लिंडसी की मौत के 1 साल बाद वो ओसाका शिफ्ट हो गया, वहाँ छोटी मोटी जॉब की और वही पैसा उसने अपना चेहरा बदलने में लगाया। उसने लिटरली अपने चेहरे को खुद ही काटना शुरू कर दिया था। उसने अपने चेहरे के 2 मोल्स काट दिए थे, लोअर लिप छोटी कर दी थी और उसने अपनी नाक के अंदर से थ्रेड्स निकाले, सिर्फ इसलिए ताकि कोई उसे पहचान ना सके। 2009 आते आते पुलिस ने अपनी सर्च और इंटेंस कर दी। तात्सुया के ऊपर रखा हुआ रिवॉर्ड अमाउंट बढ़ा दिया गया और एक वार्निंग भी जारी की गई कि हो सकता है इसने अपना चेहरा बदल लिया हो। और तब एक ब्रेक थ्रू मिला। अक्टूबर के महीने में एक कॉस्मेटिक सर्जन ने पुलिस को कॉल किया। उसने बताया कि मैंने अभी अभी एक आदमी की सर्जरी की है, शायद वही तात्सुया है। पुलिस बिना टाइम वेस्ट किए वहां पहुंच गई। तात्सुया ने एक बार फिर भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो पकड़ा गया। 2 साल बाद फाइनली जस्टिस की शुरुआत हुई। अरेस्ट के बाद तात्सुया ने अपने गुनाह एक्सेप्ट किए। उसने बताया कि उस दिन जब लिंडसी उसके अपार्टमेंट गई तो उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब लिंडसी चिल्लाने लगी तो तात्सुया डर गया। उसे लगा कोई सुन लेगा तो उसने उसका गला दबाकर उसे मार डाला। लेकिन उसके बाद उसने उसकी लाश किया, फिर उसका सर शेव किया और बालकनी में बाथटब में डाल दिया और मिट्टी भरकर उसके ऊपर फूल लगा दिए। क्योंकि ये तात्सुया का पहला रजिस्टर्ड क्राइम था तो कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। तो आज का केस यहीं खत्म होता है। और अगर आपको मुस्तफ़ा आमिर का केस देखना है, जिसको उसी की कार में उसी के दोस्त ने जला दिया, तो इस वीडियो पे क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।